तीसरा लेक्चर है सी प्लस प्लस लैंग्वेज का, जो हम पढ़ने वाले हैं अबाउट डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल। डेटा टाइप्स किए हैं और वेरिएबल किए हैं, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ये इसके बारे में आपको डिटेल क्लास लेता हूँ, लेक्चर लेता हूँ। तो आज की वीडियो बहुत मजे होने वाले हैं, ताकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करना है अबाउट डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। और यकीन मानिए कि अगर आपको डेटा टाइप्स और वेरिएबल के बारे में आपको पता चला तो वो प्रोग्रामिंग में आपने बहुत कुछ सीख लिया। तो इसलिए हम प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स और वेरिएबल जो है ना इस वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे यह के इसी मतलब तो इसके लिए मैंने नोट्स मैंने ओपन किया, जो यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारे पास है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। पहले है हमारे पास डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स ये है, ऐसा समझो कि डेटा टाइप जो है ना, डेटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा दैट अ वेरिएबल कैन होल्ड। अगर सी प्लस प्लस या जावा या सी लैंग्वेज में मुझे कोई वैल्यू स्टोर करना है तो इसके लिए डेटा टाइप चॉइस करना बहुत जरूरी है। विदाउट एनी डेटा टाइप्स यू कैन नॉट स्टोर एनी वैल्यू। तो फॉर दिस रीजन डेटा टाइप इज वेरी एसेंशियल। अगर मतलब जब आप टाइप ऑफ डेटा या वेरिएबल के लिए आप जो वैल्यू असाइन करते हैं तो इसके लिए डेटा टाइप्स जरूरी है। फिर ये बात सुन लो, अगर मुझे वेरिएबल के लिए वैल्यू असाइन करना है, लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है, इन नंबर के लिए मैं वैल्यू असाइन करता हूँ, लेकिन इस नंबर का डेटा टाइप्स क्या है, क्या मैं फ्लट वैल्यू लेता हूँ, क्या मैं इंटीजर वैल्यू लेता हूँ, क्या मैं डबल वैल्यू लेता हूँ, तो इसके लिए डेटा टाइप्स लेना बहुत जरूरी है। तो सच एज ए इंटीजर, फ्लोट हमारे पास है, नंबर है हमारे पास, करेक्टर है, एंड मोर सी प्लस प्लस हैज अ रिच सेट ऑफ built-in primitive data types and also allow user to define their own user data types. सी प्लस प्लस में हम बहुत ज्यादा डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंटीजर किया है, फ्लोट किया है, डबल किया है, शॉर्ट किया है, लाइन किया है, और इसके साथ साथ स्ट्रिंग, चार्ज, इस सब के बारे में हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि सी प्लस प्लस जो है ना वो एक रिच सेट ऑफ बिल्ट इन डेटा टाइप्स है, मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। हमारे पास एक प्रिमिटिव है और एक नॉन प्रिमिटिव, हम भी देखते हैं लास्ट में। एंड आल्सो अलाउ यूजर टू डिफाइन देयर ओन। अगर यूजर खुद डेटा टाइप सेलेक्ट करता है तो सी प्लस प्लस फिर आपको पी इजाजत देता है। मतलब सी प्लस प्लस में डिफाइन डेटा टाइप भी है और यूजर खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे पास एक कॉमन डेटा टाइप्स वो है, सॉरी फॉर दैट, हमारे पास जो कॉमन डेटा टाइप्स है वो है इंट, जो हम इंटीजर वैल्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर मुझे माइनस में या प्लस में वैल्यू लेना है तो इसके लिए मुझे इंट लेना है। इसके बाद जैसे कि 30 यूज टू स्टोर होल नंबर, इंटीजर। इंटीजर में हमारे पास मतलब माइनस वैल्यू भी आ सकती है और पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है। इसके बाद हमारे पास फ्लोट है। फ्लोट हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? यूज टू स्टोर सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अगर मुझे कोई वैल्यू इशारिया में, डेसिमल में लेना है तो इसके लिए मुझे फ्लोट का डेटा टाइप इस्तेमाल करना है। इसके बाद यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है डबल। डबल फ्लोट की तरह है, लेकिन डबल में ज्यादा, मतलब अगर हम चाहते हैं कि इशारिया में हमारे पास जो ज्यादा वैल्यू है वो हम स्टोर करना है तो इसलिए हम डबल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप देखते हैं। तो इसके लिए मैं जो है ना मैं डबल का इस्तेमाल करता हूँ। इसके बाद हमारे पास है चार। चार के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हम चार कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे पास चार है। अब हम चार के बारे में आपको डिटेल के बारे में बताऊंगा।
ये 4 हम केस इस्तेमाल करते हैं। लेट सपोज अगर आपने एक मतलब ए साइन करना है या बी साइन करना है या कोई सी साइन करना है, तो इसके लिए आप 4 इस्तेमाल करते हैं। लेट सपोज आप देखते हैं कि अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास में फर्स्ट पोजीशन वाला जो स्टूडेंट आता है वो ग्रेड ए में होता है, बी वाला बी ग्रेड में होता है। तो इसलिए इसी तरह हम 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि यूज टू स्टोर सिंगल कैरेक्टर लाइक ए बी सी एंड डी। इसके बाद हमारे पास ये है अनदर डेटा टाइप्स है हमारे पास। अनदर डेटा टाइप हमारे पास किया है और स्ट्रिंग। अनदर डेटा टाइप्स हमारे पास है स्ट्रिंग। ये हमारे पास किया है, ये हमारे पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? अगर मुझे एक सेंटेंस लिखना है, अगर मुझे एक सेंटेंस लिखना है तो इसके लिए मैं स्ट्रिंग का इस्तेमाल करता हूँ। आप जो लिखते हैं मतलब एक वर्ड से ज्यादा या एक लेटर से ज्यादा, वो अगर आपको नेम लिखना है तो फिर आप स्ट्रिंग में भी उसे स्टोर कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग हमारे पास वो डेटा टाइप है जो एक वर्ड या 2 3 4 5 6 एक सेंटेंस तक वो लिमिट रखता है, मतलब इतना वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो ये था। अब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। पहले मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, फिर आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करवाऊंगा। तो ये था हमारे पास डेटा टाइप्स। जो ज्यादा डेटा टाइप है वो हम एडवांस क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी तक सिर्फ ये आप सीख लिए जो मैंने आपको बताया था। इसके बाद बूलियन डेटा टाइप्स है। इसके बाद हमारे पास है बूलियन डेटा टाइप जो आप देखते हैं। Boolean data types used to store Boolean value, either null, false या true। Boolean data types में हम 2 किस्म की वैल्यू स्टोर करते हैं, या तो false होंगे या तो null। ये जो है ना Boolean data types, वो हम जब कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो इसमें Boolean data types का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये था हमारे पास डेटा टाइप्स जो मैंने आपको बताया था कि डेटा टाइप्स क्या है। और here I will write the definition of data types. So data types are data types tell the compiler what kind of data a variable will store and how much memory it need। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डेटा टाइप्स का डेफिनेशन है। ये जो आप देखते हैं ये हमारे पास डेटा टाइप्स का असली डेफिनेशन है। ये नहीं चाहता यहाँ पर मैंने। ये हमारे पास डेटा टाइप्स का डेफिनेशन है। डेटा टाइप्स कंपाइलर को ये कहते हैं कि कौन सी वेरिएबल स्टोर करना है और कितना मेमोरी लेता है। अब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि हम कैसा डेटा टाइप्स लिखते हैं। मैंने जो ऑनलाइन कंपाइलर था वो मैंने खोल दिया। अब हम बात करते हैं, मैं उसे फुल स्क्रीन में करूंगा। अब हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। यहाँ पर मैंने पहला प्री प्रोसेसर डायरेक्ट लिखा, आई स्ट्रीम, और यहाँ पर मैंने यूजिंग नेम स्पेस std लगाया। और फिर ये कोड मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं आपको डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा। पहली डेटा टाइप हमारे पास इंट है। इंट स्टोर करता है और इंटीजर वैल्यू।
पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जैसे मैंने लिखा ये हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक इंटीजर वैल्यू। यहाँ पर मैंने सी आउट के अंदर लिखना है इट्स स्टोर ऑफ इंटीजर वैल्यू। यहाँ पर मैंने इंटीजर वैल्यू लिखा और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर मैं नम, ताकि आप डेटा टाइप भी प्रिंट करना है तो इसके लिए मुझे यहाँ पे ये नेम मैंने लिख दिया। तो मैंने रन किया तो आप देखते हैं कि हमारे पास वो प्रिंट हो गया। अगर आपको यहाँ पे इंट num1 के अंदर आपको कोई माइनस में वैल्यू देना है तो फिर वो भी काम करेगी। यहाँ पे आप क्लिक करो out now it will store the negative वैल्यू। अब वो नेगेटिव वैल्यू स्टोर करते हैं। या आपने num1 दिया तो आप देखते यहाँ पर मुझे एंडर लगाना है ताकि न्यू लाइन आ जाएगी। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था इसलिए मैं ज्यादातर को एक्सप्लेन नहीं करता। तो आप देखते हैं कि हमारे पास मतलब नेगेटिव वैल्यू भी प्रिंट हो गया। तो इन हमारे पास क्या है, इन हमारे पास वो डेटा टाइप है जो इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है। जब वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है। इसके बाद दूसरा है हमारे पास फ्लोट। फ्लोट क्या है, फ्लोट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फ्लोट के बारे में, फ्लोट क्या है, फ्लोट तो मतलब फ्लोट में हम इशारिया की तरह वैल्यू हम स्टोर करते हैं। यहाँ पर फ्लोट मैंने num1 दिया इज इक्वल टू आपको देना है .0। यहाँ पर मैंने इशारिया में वैल्यू दिया और यहाँ पे सी आउट के अंदर आपको प्रिंट करना है नम। न्यू लाइन के लिए मैंने ये तोड़ दिया। तो आप देखते हैं कि मेरे पास वो भी प्रिंट होंगी। आप देखते हैं अगर आप सोच कर ले तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट जो है ना वो 90 आ गया। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 90.0। मैंने यहाँ पे मैंने 0 दिया, फिर इसके बावजूद मेरे पास 90 आ गया। तो मतलब मेरे पास तो 90.0 प्रिंट करना है लेकिन यहाँ पे सिर्फ 90 प्रिंट हो गया। ये इसलिए कि सी आउट जो है ना वो सिर्फ आपको 90 देता है। 0 जो है ना वो कोई आंसर नहीं है, मतलब कोई नंबर नहीं। तो इसलिए इसने स्किप किया। अगर मुझे यहाँ पे कोई बड़ा वैल्यू देना है जैसे मैंने 3 दिया तो वो सी आउट आपके साथ प्रिंट करेंगे। तो आप देखते हैं कि वो मेरे पास इशारिया में प्रिंट हो गया। तो इसी तरह आपको 0 नहीं देना है अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास वैल्यू इशारिया में आ जाएंगी। तो ये था हमारे पास फ्लक्स वैल्यू। इसके बाद मैं आपको डबल के बारे में बताऊंगा कि हम डबल कैसे इस्तेमाल करते हैं। नम इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे याद आप कुछ वैल्यू दिया, इसके बाद मुझे प्रिंट करना है इस आउट के अंदर और इट यहाँ पे मैंने नम दिया। तो आप देखते हैं कि अगर मैं उसे प्रिंट करूँ तो मेरे पास रिजल्ट कोई इसी तरह आती है। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू इस 3 तक आ गया, बाकी कट हो गया या हाइड हो गया। ये तो इशारे के बाद जो वैल्यू आती है इसका कोई मकसद नहीं, इसलिए इस आउट फंक्शन ने और ये इसको इजाजत नहीं दिया और इसने हाइड किया। तो ये था हमारे पास डबल डेटा टाइप का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको स्ट्रिंग के बारे में बताऊंगा कि स्ट्रिंग क्या है। या फिर सिर्फ आप लिखो स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, या आप अगर मुझे नेम देना है कि C++ इज अ वेरी फंटास्टिक
लैंग्वेज हो। अगर मुझे ऐसा लिखना है और फिर यहाँ मिस आउट के अंदर उसे प्रिंट करो तो मेरी तरह मेरे पास ऐसा रिजल्ट आता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्ट्रिंग के अंदर हम ज्यादा सेंटेंस या ज्यादा वर्ड्स स्टोर करते हैं। आप जो नेम स्टोर करना है आपकी या कोई और चीज आपको स्टोर करना है जो टेक्स्ट के फॉर्म में है, लेकिन एक बात याद रखो, स्ट्रिंग में जो एक वैल्यू आप स्टोर करते वो तो डबल कोट्स में बंद करना लाजमी है, डबल कोट्स में बंद करना है लाजमी। तो इसलिए आप इस बात पे तवज्जो दो कि स्ट्रिंग में जो हम वैल्यू लिखते हैं वो डबल कोट्स में बंद करना लाजमी है। इसके बाद हमारे पास 4 है, 4 मैंने ग्रेड दिया इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंगल कोट्स 4 के लिए आपको सिंगल कोट्स लगाना है या आप मुझे सी आउट के अंदर प्रिंट करना है। यू हैव गॉट मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने ग्रेड दिया, तो ये आप देख देगा वो मेरे पास प्रिंट होंगी यू हैव गॉट ए ग्रेड। अगर आप ग्रेड मतलब लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर आप ये लगाना है, फिर आप ये लगाओ ग्रेड, तो इट विल वर्क करेक्टली। यू हैव गॉट ए ग्रेड, आपने एक ग्रेड मतलब हासिल किया। तो इसी तरह हम 4 का इस्तेमाल करते हैं। बूलियन जो है ना वो मैं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट में बताऊंगा कि हम बूलियन का इस्तेमाल कैसा कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास डेटा टाइप जो आप ले सकते हैं। और स्मारक के लिए अगर आपको कोई प्रोजेक्ट करना है या कोई गेम बनाना है या सॉफ्टवेयर बनाना है तो इसके लिए आप डेटा टाइप सब चुन सकते हैं। तो ये था हमारे पास डेटा टाइप्स। इसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल के बारे में कि वेरिएबल हमारे पास क्या है और हम कैसा डिफाइन करते हैं। तो वेरिएबल इज अ नेम, और यहाँ पे आप ऐसा डिफिनेशन कर सकते हैं जैसे यहाँ पे आप देखते हैं कि वेरिएबल हमारे पास एक नेम स्टोरेज लोकेशन है दैट होल्ड डेटा। So variable is a name memory location used to store data. वेरिएबल जो है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं जो हम अगर मुझे कोई डेटा स्टोर करना है। वेरिएबल why it will take me an error, so here I will write okay, मुझे यहाँ पे एक्सेल वेट या मुझे एक्सेली ड्रा ओपन करना है ताकि आप आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह होंगी। यहाँ मैंने एक्सेली ड्रा ओपन किया, यहाँ पे मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक्सेली ड्रा ओपन किया। आई विल राइट हियर द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल। तो इट इज अ memory location used for storing data। अगर मुझे कोई वैल्यू स्टोर करना है तो इसके लिए मुझे वेरिएबल असाइन करना है। कैसा? मैंने एक मतलब वेरिएबल लिया जो मैं इसको नाम देता हूँ नेम। यह तो आपको इस इक्वल टू लगाना है, फिर आपको यहाँ वैल्यू असाइन करना है। Here you will assign the value for each। वेरिएबल के लिए आपको यहाँ वैल्यू असाइन करना है। ये किसी तरह काम करता है यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप वेरिएबल बनाते हैं तो मेमोरी में आपके साथ ऐसा एक जगह भी बना सकती है। तो इसमें अगर मुझे वैल्यू स्टोर करना है तो वो इसी तरह है जैसे आपकी मेमोरी में वैल्यू के लिए जगह भी बनाई जाएंगी। तो ये था हमारी वेरिएबल जो हम इसी तरह डिफाइन करते हैं।
So variable are named storage location that hold data. Before using a variable, it must be declared with a specific data types. Data types तो मतलब specific होना चाहिए. You can also initialize a variable, assign an initial value at the time of declarations. डिक्लेरेशन किया है जब हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेंगे तो इसको हम डिक्लेरेशन कहते हैं. जैसे हमारे पास मैंने इस मतलब यहाँ पे आप देखते हैं कि मैंने यहाँ पे डेटा टाइप्स दिया और डेटा टाइप्स के लिए मैंने वैल्यू असाइन किया. जैसे 100 डबल के लिए मैंने वैल्यू असाइन किया, इनिशियल के लिए और बुलियन के लिए. तो ये हमारे पास ये डेटा टाइप्स यहाँ पे बताऊंगा. So now we will discuss about data types. तो पर डेटा टाइप्स तो आपको पहले डेटा टाइप्स देना है और इसके बाद वेरिएबल नेम मैंने वार लगा. तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेरिएबल है. अगर आप स्ट्रिंग डेटा टाइप्स लिखना है फिर नेम आपके पास क्या है, वेरिएबल है. तो हम इसी तरह मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं. अगर आपको फिर फ्लूट लगाना है तो फ्लूट हमारे पास डेटा टाइप है और यहाँ पे आपको वेरिएबल नेम देना है. ये हमारे पास वेरिएबल है जो आप देखते हैं. अगर आपको कोई डबल मतलब ज्यादा वैल्यू स्टोर करना है इशारिया में तो आप वो भी कर सकती है. तो आप देखते हैं कि ये हमारे पास ज्यादा वैल्यू है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डेटा वेरिएबल का नेम है और ये डेटा टाइप और ये मैंने इसके लिए वैल्यू असाइन किया. तो इट्स वेरी इजी. सिर्फ यहाँ पे आपको प्रिंट करना है सब सीआउट के जरिए. बार एंड लगाना पड़ेगा. फिर यहाँ पे आपको नेम प्रिंट करना है, फिर एंड लगाना पड़ेगा. एक लाइन में भी आप प्रिंट कर सकते हैं सारी. फिर आपको एंड लगाना पड़ेगा. फिर आपको वर्ड टू प्रिंट करना है, फिर आपको एंड लगाना पड़ेगा. तो इसी तरह आप मतलब वो भी प्रिंट कर सकते हैं. तो आप देखते हैं कि मेरे पास सारा प्रिंट हो गया. तो ये है हमारे पास डेटा टाइप्स जो मैंने आपको बताया था कि डेटा टाइप्स किया है. वो हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन है जो हम देते हैं कंप्यूटर को. इसके बाद हमारे पास इनपुट और आउटपुट फंक्शन है जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया था, लेकिन फिर मैं आपको यहाँ पे टच देता हूँ. In C++, input and output operation are primarily handled using stream. The stream library provides the necessary functionality for console input and output. The two commonly used objects for input and output are std. और ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यूजिंग नेमस्पेस std अगर आप नहीं लगाया तो आपको std बार बार इनपुट और आउटपुट के साथ लगाना पड़ेगा. तो ये था आज में एक क्लास जो मैंने आपको बताया था कि किया है डेटा टाइप्स और वेरिएबल. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं अबाउट यहाँ पे एक्सप्लेन किया है डीपली. अगर आपको कोई बोर्ड से कुछ देना है तो इसको हम इनपुट देते हैं. अगर आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कुछ करना है तो इसको हम आउटपुट मतलब केस होती है. In today in next lectures we will see about conditional statement. So आज की वीडियो में मैंने आपको डेटा टाइप्स वेरिएबल के बारे में बताया था, इनपुट किया है, आउटपुट किया है. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में. So it's enough for today and we will see in next video.